नमस्ते बच्चों। हम सभी प्रबंध पढ़ रहे हैं। प्रबंध में हमने प्रबंध प्रक्रिया पढ़ी और हमने ये जाना कि साधनों का हमें नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना होता है। उसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। फिर हमने साधनों में पढ़ा कि साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। बच्चों, मानवीय साधन भी हमने पढ़ लिए और अमानवीय साधन भी पढ़ लिए और कुछ कुछ साधनों के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। समय, जिसे कि हम मानवीय साधन भी कहते हैं और अमानवीय साधन भी, उसका प्रबंधन हम पढ़ चुके हैं। समय सीमित साधन है बच्चों, सभी के पास 24 घंटे अवेलेबल होता है, ये हम जानते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा प्रबंधन की। समय और ऊर्जा दोनों ही ऐसे साधन हैं बच्चों जो कि बहुत ही सीमित होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा सीमित होती है। व्यक्ति कितना आहार लेता है, कितना चुस्त दुरुस्त रहता है, कितना पौष्टिक भोजन है, कितना संतुलित आहार है, इन सब पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में ऊर्जा कितनी है। और जो ऊर्जा व्यक्ति में है, व्यक्ति उसका प्रबंध कैसे करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधनों के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन, जिसे कि हम शक्ति व्यवस्थापन भी कहते हैं, सेम बात है बच्चों। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो ही हम कार्य कर पाते हैं। और शारीरिक शक्ति की मात्रा हर व्यक्ति के पास अलग अलग होती है। कार्य करने में शक्ति कितनी व्यय होगी, उसे मापना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है बच्चों। ये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कार्य में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। साथ ही परिवार की जो आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है, पारिवारिक कार्य पृष्ठाधार और जो कार्यों की प्रवृत्ति होती है परिवार में, और कार्यभार कितना है, इस पर भी कार्यक्षमता निर्भर करती है। शक्ति व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों लक्ष्य प्राप्ति। कई कार्यों में कम और कई कार्यों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कार्य सुविधाजनक और संतोषजनक तरीके से हम कर लें और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें और थकान भी अधिक नहीं हो, ऐसा प्रयास हर कार्य को करने में किया जाता है। गृहिणी को अपने पारिवारिक जीवन क्रियाओं में कितनी शक्ति व्यय होगी, इसका अनुमान लगा लेना चाहिए। वो किस कार्य में कितना थकती है, इसका अनुमान उसे प्रतिदिन के कार्यों के दौरान हो जाता है। बाहर के और घर के जो कार्य होते हैं, उनमें इस प्रकार से बच्चों कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए कि समय और शक्ति में संतुलन और बचत दोनों ही हो। क्योंकि घर पे भी कार्य करने होते हैं, बाहर भी कार्य करने होते हैं, और दोनों प्रकार के कार्यों में जहाँ अधिक रुचि होती है, वहाँ पर शक्ति व्यवस्थापन भी, वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता भी कम सी लगती है, क्योंकि व्यक्ति कार्य को स्फूर्ति से और आनंद से करता है। इससे बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाहर के कार्य और घर के कार्यों में इस प्रकार से समन्वय बिठाया जाए कि समय और शक्ति में संतुलन भी बने और दोनों की बचत भी हो। क्योंकि शक्ति व्यय होने से थकान होती है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है, और जब कार्य करने की क्षमता घट जाती है बच्चों, तो लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा कि शक्ति व्यवस्थापन क्या है। लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से व्यक्ति जो भी कार्य करता है और कार्य करने में जो भी ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा का इस प्रकार से प्रबंधन करना कि थकान भी कम हो, प्रयास भी कम हो और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए, उसको हम कहते हैं शक्ति व्यवस्थापन। बच्चों, शक्ति व्यवस्थापन हम समझें, इससे पहले इसका एक प्रमुख भाग समझना जरूरी है, वो है थकान। क्योंकि शक्ति व्यवस्थापन का दूसरा रूप हम कह सकते हैं थकान है। किस कार्य में कितनी शक्ति लगेगी, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कितनी ऊर्जा हमें अन्य कार्यों के लिए बचा कर रखनी है, क्योंकि सभी कार्यों से व्यक्ति को होती है बच्चों थकान। गृह कार्यों को करने में शक्ति व्यय होती है और थकान हो जाती है।
थकान मानसिक तनाव, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक स्थिति, एकाग्रता और मांसपेशी तनाव के कारण भी होती है। यानी कि बच्चों, थकान होने के कई सारे कारण होते हैं। इन सारे कारणों में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, कुछ कारण शारीरिक होते हैं तो कुछ कारण मानसिक होते हैं। मानसिक तनाव, अगर किसी भी प्रकार की चिंता है, मन में तनाव, डर या किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। अगर हम बात करें शारीरिक मुद्रा की, जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम, कि आपको रिटन वर्क करना है, आप बैठ कर के काफ़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए लिखना चाहते हैं, और अगर आप टेबल चेयर पर बैठते हैं तो आपकी शारीरिक मुद्रा स्थिति लिखने के लिए बिल्कुल सही होती है। लेकिन अब आप सोचिए, एक पढ़ाई लिखाई की टेबल और चेयर पर अगर आप बैठते हैं तो वो सही है, लेकिन यही आप ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल और सोफे पर बैठेंगे तो क्या आप सही ढंग से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी कि शारीरिक मुद्रा स्थिति सही नहीं है। इसी तरह से हम बात करें कि ज़मीन पर बैठ कर के लिखा जाए तो क्या वो शारीरिक मुद्रा स्थिति सही है? नहीं है। जब तक हमारा पोस्चर सही नहीं होता है, शारीरिक मुद्रा स्थिति सही नहीं होती है, तो भी बच्चों थकान जल्दी होती है। एकाग्रता, किसी कार्य में अगर एकाग्रता नहीं है, आसपास शोरगुल हो रहा है, लाइट आ रही है, अत्यधिक प्रकाश है या प्रकाश की मात्रा कम है, पर्याप्त हवा नहीं है, तो व्यक्ति एकाग्र होकर के काम नहीं कर पाता है। और जब एकाग्रता से काम नहीं हो पाता है तो थकान हो जाती है। इसी प्रकार गलत ढंग से कार्य करने से या रेगुलर फिजिकल वर्क करने से मांसपेशी तनाव के कारण भी थकान होती है। तो बच्चों, घर के कार्यों को करने के दौरान व्यक्ति के शरीर से शक्ति का व्यय होता है, ऊर्जा व्यय होता है, और यही ऊर्जा व्यय थकान होती है, जो कि व्यक्ति को कार्य करने में असक्षम बनाती है और कार्य करने से रोकती है। कई कार्यों में शारीरिक थकान अधिक हो जाती है और टॉक्सिक पदार्थ और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे शारीरिक थकान और बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, शारीरिक थकान के कारण क्या होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं थकान के कारण। थकान के यूँ तो कई सारे कारण होते हैं बच्चों, और इन थकान के कारणों को बाहरी तत्व और आंतरिक तत्व के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। बाहरी तत्व वो तत्व होते हैं बच्चों जो कि व्यक्ति को शरीर के बाहरी ओर से प्रभावित करते हैं, और आंतरिक कारण वो कारण होते हैं जो कि शरीर के अंदर से किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं बाहरी तत्व के बारे में। कार्य करने की परिस्थिति एवं वातावरण कार्यकर्ता को प्रभावित करता है। बच्चों, बाहरी तत्व में कार्य करने की परिस्थिति और वातावरण आता है। व्यक्ति किस प्रकार की परिस्थिति में बैठा है, किस प्रकार की परिस्थिति में कार्य कर रहा है, आसपास का वातावरण कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, फर्नीचर किस प्रकार के हैं, और किस प्रकार की चीज़ें उसके आसपास उसे प्रभावित कर रही है। तो ये जो परिस्थिति और वातावरण होते हैं, इसे ही हम बाहरी तत्व कहते हैं, जो कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसकी थकान को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण हो जाता है इसमें एकाग्रता। बच्चों, व्यक्ति को अगर आसपास का वातावरण और परिस्थिति अनुकूल नहीं मिलता है, यानी कि कार्य करने के लिए सही उचित वातावरण उसे नहीं प्राप्त होता है, तो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के कार्य नहीं कर पाता है। जैसे कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, बहुत लगन से पढ़ रहा है, लेकिन पास के कमरे में बहुत ज़ोर से टीवी भी चल रहा है, तो टीवी की आवाज़ क्या कर रही है? एकाग्रता उसकी भंग कर रही है। इस एकाग्रता को भंग करने से उस बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो बहुत जल्दी ही थकान महसूस करेगा। तो बच्चों, इससे थकान हो जाती है। दूसरी बात हम करते हैं जैसे कि अत्यधिक शोर की। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य के दौरान अगर आपके आसपास बहुत अधिक शोर होता है तो आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और इस कारण से अत्यधिक शोर में भी व्यक्ति थकान अनुभव
करता है। अशुद्ध वायु सांस अगर वो सही वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में नहीं ले पा रहा है, वातावरण में जैसे कि धुआं है, कहीं कुछ जलने की स्मेल आ रही है, या किसी भी प्रकार की स्मेल अगर आ रही है जो कि मन को आनंद नहीं देती है, परेशान करती है, तो वो अशुद्ध वायु व्यक्ति को उसके कार्य में एकाग्रचित नहीं होने देती, और शुद्ध वायु नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो जल्दी ही अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। अपूर्ण प्रकाश, बच्चों कोई भी कार्य किया जाए, हम अपनी आँखों से किसी भी चीज़ को तभी प्रॉपर देख पाते हैं जबकि हमें पूर्ण प्रकाश मिलता है, यानी कि जितना प्रकाश। और बच्चों ये आपको पता है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि हर कार्य के लिए प्रकाश की मात्रा अलग अलग चाहिए होती है। जब आप तैयार हो रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं, तो आपको प्रकाश अलग तरह का चाहिए, डाइनिंग टेबल पर अलग तरह का, किचन में अलग तरह का, पढ़ते वक्त अलग तरह का। लेकिन बच्चों, हम एक सामान्य प्रकाश को जब काम में लेते हैं तो वो प्रकाश कमरे में इस ढंग से फैला हुआ होता है कि हम अपनी सभी क्रियाविधियों को सुचारू रूप से कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रकाश सही नहीं होता है, अपूर्ण प्रकाश की अवस्था में व्यक्ति थकान महसूस करता है, क्योंकि कार्य को वो सही ढंग से नहीं कर पाता है। फिर है बच्चों अनुपयुक्त कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र का सही नहीं होना, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली स्लाइड में बच्चों, कि अगर आप लिखने का कार्य कर रहे हैं और अगर आप लिखने वाली टेबल चेयर पर ही बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वो आपके लिए उपयुक्त कार्यक्षेत्र है। आपको अगर 3-4 घंटे बैठे हैं तो उसके बाद आपको थकान महसूस होगी। लेकिन यही आप बहुत झुक कर के लिख रहे हैं, सेंटर टेबल पर लिख रहे हैं, सोफे पर बैठ कर लिख रहे हैं, या हम कहें आप ज़मीन पर बैठ कर के लिख रहे हैं, अपने आप को पूरा बेंड करते हुए लिख रहे हैं, तो बच्चों ये तो आप 15-20 मिनट में ही थक जाएंगे। यानी कि कार्यक्षेत्र अगर सही नहीं होता है तो बहुत जल्दी थकान आ जाती है। जैसे कि किचन के प्लेटफॉर्म पर जब खाना बनाया जाता है तो कहा जाता है बच्चों कि स्टैंडर्ड हाइट होती है 3 इंचेस बिलो एल्बो। प्लेटफॉर्म की स्टैंडर्ड हाइट हम बता रहे हैं कि जब कोई गृहिणी खड़ी होकर के कार्य कर रही है तो उसके एल्बो से 3 इंच नीचे का अगर क्षेत्र होता है तो वो उसके लिए उपयुक्त होता है। अब आप सोचिए, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा नीचे है या ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है, दोनों ही कंडीशन में कार्य करने का सही क्षेत्र नहीं होगा। और इसी के साथ मैं आपको अगला पॉइंट भी समझा रही हूँ। अगर कार्य क्षेत्र सही नहीं होगा तो शारीरिक स्थिति और मुद्रा भी सही नहीं होगी। अगर प्लेटफॉर्म हद से ज़्यादा ऊंचा है तो कंधे ऊंचे चढ़ा करके कार्य करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा नीचा है तो झुक कर के कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में शारीरिक मुद्रा सही नहीं रहेगी और व्यक्ति को थकान जल्दी आएगी। यानी कि अनुपयुक्त कार्यक्षेत्र आपको आपकी सही शारीरिक मुद्रा में नहीं रखता है, इस कारण से व्यक्ति जल्दी थकता है। उसके बाद आता है बच्चों कार्यक्षेत्र की व्यवस्था। जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र को कार्यक्षेत्र कहा जाता है। वो किस तरह से जमा हुआ है। जैसे बच्चों आप किचन में काम करते हैं, किचन जमी हुई होती है ना। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी रीच पर होती है, कुछ चीज़ें थोड़ी और दूर रीच पर होती है, कुछ चीज़ें जो कभी कभी काम में आती है वो आगे पीछे इस तरह से जमी हुई होती है बच्चों। यानी कि कार्य क्षेत्र यानी कि वो जगह जहाँ की हम कार्य कर रहे हैं, उस जगह की व्यवस्था, उस जगह के सामानों की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि व्यक्ति आसानी से किसी सामान को देख सके, उस तक पहुंच सके और उसको पकड़ सके। बच्चों कार्य क्षेत्र की व्यवस्था के लिए कहा जाता है इजी टू सी, इजी टू रीच एंड इजी टू ग्रैस्प। तभी व्यक्ति कार्य आसानी से कर सकता है और उसे थकान कम होती है। अत्यधिक कार्यभार का समय, हमने समय प्रबंधन में पढ़ा था अत्यधिक कार्य का समय, जिसे कि हम पीक लोड भी कहते हैं। उसका तात्पर्य होता है बच्चों कि दिन भर का कोई भी एक ऐसा समय जिसमें कि किसी भी व्यक्ति या गृहिणी के ऊपर इतने सारे कार्य एक साथ होते हैं जिन्हें कि थोड़े ही समय में उसे पूरा करना होता है, उस समय को अत्यधिक कार्य का समय कहा जाता है।
तो वो जो, जैसे कि हम मॉर्निंग की बात करते हैं, इन जनरल मॉर्निंग में ही ऐसा होता है, लंच भी तैयार करना होता है, घर भी साफ़ करना होता है, और स्वयं की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उस समय। तो वो अत्यधिक कार्य का समय होता है, तो वो शुरुआत के ही, सुबह के ही 2-3 घंटे थकान का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक उत्तेजना, बच्चों किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, और अगर वो एक्साइटमेंट टेंशन वाला है, परेशान करने वाला है, फियरफुल है, तो वो फटाफट से थका देता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और तनाव के कारण व्यक्ति थक जाता है। तो बच्चों, ये हमने बाहरी तत्व पढ़े जो कि व्यक्ति की थकान के कारण बनते हैं। अब आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं जो कि व्यक्ति को थका देते हैं? सबसे पहला, शरीर का रोगग्रस्त होना। शरीर रोगग्रस्त है, कमज़ोरी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा चलने पर, थोड़ा सा ही कुछ करने पर व्यक्ति को थकान महसूस होगी। दोषपूर्ण नेत्र, अगर नेत्रों में किसी प्रकार की समस्या है, व्यक्ति प्रॉपर नहीं देख पा रहा है और कार्य करने में उसे समस्याएं आ रही है, तो ये भी व्यक्ति के लिए थकान का कारण बनता है। हृदय रोग, व्यक्ति को चलने फिरने का कार्य, फुर्ती से करने का कार्य जो होता है, जिसमें कि बहुत फुर्ती की ज़रूरत होती है, तो हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते। श्वसन संबंधी रोग में जब व्यक्ति कार्य करता है तो श्वास जल्दी फूल जाती है, गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है और जल्दी थक जाता है। किसी अंग विशेष में पीड़ा, बच्चों शरीर का कोई सा भी अंग दुखे, किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कैसा भी दर्द होता है, तो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने में परेशानी होती है। कभी आपने नोट किया बच्चों, एक छोटा सा कट, एक छोटा सा जलने का निशान, एक छोटी सी चोट, आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाता है, आप अपने कार्य की ओर एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा भी दर्द किसी भी अंग में होता है तो व्यक्ति कार्य को प्रॉपर नहीं कर पाता है और जल्दी थकान महसूस करता है। शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी से लैक्टिक एसिड जल्दी मसल्स में जमता है। व्यक्ति कार्य करना तो चाहता है मन से, लेकिन शारीरिक कमजोरी उसे कार्य करने नहीं देती है, जल्दी थका देती है। एक और इम्पॉर्टेंट आंतरिक कारण है बच्चों, ज्ञान की कमी। किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दे दिया जाए जिस कार्य के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उस कार्य को करने का तरीका हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमें तो थकान होगी ही बच्चों, क्योंकि हमें वो कार्य करना आता ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, रुचि में कमी होना, कार्य करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जो कार्य 2 घंटे का है उसको आप 4 घंटे में करेंगे, क्योंकि रुचि नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, तो थकान तो होगी ही। और जो कार्य आपके इंटरेस्ट का होता है, अगर वो 1 घंटे का, 2 घंटे का भी है और आप उसको 3 घंटे भी कर लेना बच्चों, तो भी आप नहीं थकते हैं, क्योंकि आप रुचि से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, आप प्रसन्न मन से कार्य करने के कारण थकान नहीं होती है। लेकिन अगर रुचि नहीं है तो जल्दी थकान हो जाती है। आंतरिक कारण में अंतिम कारण जो हम पढ़ रहे हैं वो है लक्ष्य के स्पष्टीकरण की कमी। कार्य कहा जाता है बच्चे, कार्यकर्ता के द्वारा किया भी जाता है, लेकिन अगर उसे पता ही नहीं हो कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, जब तक कि लक्ष्य कार्य करने का स्पष्ट नहीं होता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं जानता उसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए करना है। तो ऐसी स्थितियाँ, जबकि लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो और व्यक्ति को कार्य दिया जाए तो भी व्यक्ति थक जाता है। तो बच्चों, शक्ति व्यवस्थापन क्या है, हमने इसको समझा, थकान क्या है ये समझा, और थकान के कारणों को हमने पढ़ लिया है। अगले व्याख्यान में हम थकान के प्रकार पढ़ेंगे, थकान दूर करने के उपाय के बारे में भी पढ़ेंगे, और शक्ति व्यवस्थापन का बचा हुआ व्याख्यान भी। धन्यवाद।